तो हमारा आज का टॉपिक कौन सा बताया मैंने? असाइनमेंट नंबर असाइनमेंट सर नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा ना? 25 लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? 25 नजर आ रहा है। चलो बस ठीक है। इसमें हमने पढ़ना क्या है? हाँ, क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। वैसे तो हम क्या करते हैं, रेडिएशन को वेव समझते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो फिनोमिना डिस्कस किए जाएंगे उनके मुताबिक जो है वो वेव बिहेवियर की बजाय क्या है, पार्टिकल नेचर जो है वो ग्रेनुलर नेचर जो है, दानेदार जिसे आप कहते हैं। लाइट जो है ऐसा, लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होता है पार्टिकल, एक होती है वेव। वेव क्या है, वो तो डी लोकलाइज है, पार्टिकल तो क्या लोकलाइज है, ठीक है ना। और एनर्जी ट्रांसफर के ये दोनों मेथड जो है, दोनों में डिफरेंस है कि पार्टिकल जहां जाएगा वो क्या करेगा, एट वंस एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और वेव क्या करेगी, कंटिन्यूसली एनर्जी। आपने एक कैटल रखी हुई है पानी की चूल्हे के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो हम तो ये समझते हैं ना कि जो रेडिएशन है वो क्या वेव है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो विद टाइम, मतलब उसकी हीट जो है वो मिलने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर उसका क्या कर रहा है, राइज कर। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये है कि ये जो हम जिसको हम रेडिएशन समझ रहे हैं, तो उसकी एक नेचर यहाँ पे ये भी है कि उसमें एनर्जी स्टेप्स के अंदर ट्रांसफर होगी। वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि हर फिनोमिना जो है बेसिकली उसके अंदर क्वांटाइजेशन मौजूद है, ठीक है ना। जिस तरह एग्जांपल देता है कि पेंडुलम है, तो वो अगर वो एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, हमें तो ये लगता है कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है, डेसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं नहीं, वो भी क्या कर रहा है, स्टेप्स के अंदर एनर्जी क्या कर रहा है, डेसिपेट कर रहा है, लेकिन वो स्टेप्स इतने छोटे हैं कि हमें क्या लगता है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है, डेसिपेट कर रहा है। क्वांटम कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जिन चीजों में हमें क्वांटिटी नजर भी आती है, तो वहां भी क्वांटाइजेशन मौजूद है, क्योंकि वहां स्टेप्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, वो स्मॉल है। जब स्टेप्स स्मॉल हो जाएंगे तो हमें वो चीज क्या नजर आएगी, कंटिन्यूस। जैसे एक सरफेस है ना, तो हमें क्या नजर आती है, स्मूथ नजर आती है। और जब हम उसको माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करते हैं तो उसमें स्टेप्स नजर आ रहे होते हैं, उसकी रफनेस क्लियरली नजर आ रही होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है फिनोमिनास हैं। नहीं, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कह सकते, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है वैसे, कि बज़ाहिर देखने में उसमें क्वांटिटी नजर आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप किसी फिनोमिना की माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिकली हाँ स्टडी करें, तो फिर हमें वो पता चलता है कि वाकई वहां पे क्वांटाइजेशन मौजूद है। तो जैसे लाइट है, लाइट को हम क्या कहते हैं कि वैसे तो वेव की फॉर्म में हम कहते हैं आ रही है, कंटिन्यूसली एनर्जी पड़ रही है किसी चीज के ऊपर, हमारे ऊपर पड़ती है, हम देख रहे हैं टेम्परेचर ऐसा ऐसा किसी चीज पड़े तो उसका राइज करना शुरू कर देता है, स्टेप वाइज नहीं करता। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो स्टेप वाइज ही एनर्जी क्या हो रही है, वो फॉल कर रही है। तो यहाँ तक कि उन्होंने इन फोटान की टकराने की आवाज भी उन्होंने नोट कर लिया कि वाकई ये इसके अंदर पार्टिकल नेचर मौजूद है, ठीक है ना। तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनकी पार्टिकल नेचर जो है वो यहाँ हुई है। तो बहरहाल क्वांटाइजेशन पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी रेडिएशन को उन्होंने क्या कहा कि रेडिएशन जो है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। और एक पैकेट को नाम क्या दिया उन्होंने, ईच पैकेट इज कॉल्ड, उसको नाम दिया फोटॉन।
क्या नाम दिया उसको? मैक्स प्लांक ने ये कंसेप्ट दिया फोटान, कि फोटान बेसिकली उस पैकेट का नाम है और उसकी एनर्जी उसने क्या बताई, HF। तो उसी के नाम के ऊपर हम H को क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। मैक्स प्लैंक ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। अब उसके मुताबिक फोटान का जो रेस्ट मैस ऑफ फोटान वो तो 0 है, लेकिन इसका मूविंग मैस है। रेस्ट मैस तो क्या है, 0 है, लेकिन इसका मूविंग मैस है ड्यू टू हैविंग मोमेंटम, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम मौजूद है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो इसका मतलब इसका मूविंग मैस है, क्योंकि फोटॉन का मोमेंटम है, लिहाजा उसका मूविंग मैस है। और जब मोमेंटम नहीं है तो फिर रेस्ट मैस उसका क्या है, वो 0 है। तो जो उसका मैस है, अगर हम फोटॉन के मैस की बात करें, मैस ऑफ फोटॉन, बेसिकली ये क्या है, मूविंग मैस। कौन सा है, मूविंग मैस ऑफ द फोटॉन। तो क्या होगा, जैसे E इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। तो बेसिकली ये क्या होगा, E ओवर c²। ये जो फोटॉन है इसकी एनर्जी को क्या कहते हैं, वो HF है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HF ओवर c², या E को हम HCF को C ओवर लैम्डा, V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, तो C इज इक्वल टू F लैम्डा, और F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, HC ओवर HC, एक उससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो H ओवर क्या आ जाएगा, लैम्डा C। क्या आ गया, H ओवर लैम्डा C। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि क्योंकि H ओवर लैम्डा क्या है, उसका मोमेंटम है, तो मोमेंटम ओवर C। ठीक है, तो ये इसके फार्मूले हैं किसके लिए, यानी ये मैस ऑफ द फोटॉन, वो हमारे पास एक फार्मूला आ गया। E ओवर C के भी लिख सकते हैं इसको, HF ओवर C के भी लिख सकते हैं, H ओवर लैम्डा C भी कह सकते हैं कहाँ, मोमेंटम जो है H ओवर लैम्डा होता है ना। और अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ द फोटॉन, वो क्या होगी हमारे पास, E इज इक्वल टू HF भी कह सकते हैं हम, इसको हम HC ओवर लैम्डा भी कह सकते हैं, इसको हम PC भी कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन। राइट आगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी का। ठीक है, अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, जिस तरह हमारे पास होता है ना, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc²। तो उसमें से जो mc है वो बेसिकली क्या है, मोमेंटम है, मैस इंटू। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है, इसको और भी मेंशन कर लें कि ये किस में है, ये वैक्यूम में, इसमें ये वैक्यूम की बात हो रही है। लेकिन जब आप किसी मीडियम में जाएंगे तो फॉर मीडियम इसका मैस क्या होगा, मीडियम में तो ये होगा ना कि हमारे पास क्या होता है, C अपना जो उसकी वेलोसिटी है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C बाई V। यहां से C क्या आ जाएगा, N इंटू V क्या आ जाएगा। तो फॉर मीडियम अगर हम लिखें
हमने सी की जगह क्या पुट करना है, एन वी। एन उस मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वी उसके अंदर क्या है, उसकी स्पीड है। तो सी की जगह आप एन वी भी पुट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई एक फार्मूला से ये जो एच ओवर क्या है, लैम्डा सी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एच ओवर लैम्डा सी की जगह हम क्या लिखेंगे, एन इंटू वी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये भी फार्मूला इसका बन सकता है। सी बेसिकली तो स्पीड, और सी तो कांस्टेंट है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो दैट इज द स्पीड ऑफ फोटॉन इन द वैक्यूम। अब है सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल 3 × 10⁻⁸ स्पीड ऑफ लाइट, वही है स्पीड ऑफ लाइट। अब क्या होगा कि अगर वो मीडियम में जाएगा तो इतनी स्पीड नहीं होगी, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब मोमेंटम, मोमेंटम को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ई ओवर सी, ठीक है ना। मोमेंटम को हम ऐसे भी कर सकते हैं एच एफ ओवर सी। मोमेंटम को हम, पहली बात है कि अगर एफ को सी ओवर लैम्डा करें तो हम इसको एच ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, ये मैस आ गया फोटॉन का, ये क्या आ गई, उसकी एनर्जी आ गई, और ये क्या आ गया, उसका मोमेंटम आ गया। अब लाइट जो रेडिएशन है, ये चीज याद रखें कि अब ये फोटॉन अगर एनर्जी वाइज देखें आप, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव्स हैं एक एंड पे, और दूसरे एंड पे क्या है, गैमा है। गैमा की एनर्जी मैक्सिमम है, और वेवलेंथ इसका क्या है, शॉर्टेस्ट है। दरमियान में रेडियो के बाद आपके पास वो आ जाती है इंफ्रारेड आ जाती है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, विजिबल आ जाता है। विजिबल के बाद क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आ गया, एक्सरेज। ये एनर्जी वाइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है सारे फोटॉन। क्वांटम नेचर क्या कहती है कि सारे ही फोटॉन है। हाँ, इनके वेवलेंथ जो है वो, इसका लॉन्गर वेवलेंथ है, रेडियो वेव्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, गैमा रेज आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ है शॉर्टर वेवलेंथ इनका होता है। और विजिबल में आप क्या कहते हैं कि ये इसका वेवलेंथ कितना होता है, 400, ये रेड होगा 700 नैनोमीटर, और ये क्या होगा 400 नैनोमीटर। और इसमें, हाँ, इसमें अगर आप ये चीज याद रखेंगे कि सिर्फ वेवलेंथ के ऊपर कलर डिपेंड नहीं करता। अगर देखें मीडियम अगर चेंज होगा, when light goes from one medium to the other, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और v इज इक्वल टू लैम्डा होता है। तो v और लैम्डा आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यही अगर आप डेंसर से लाइटर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा भी बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो फिर क्या होगा, स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। अब देखिए वेवलेंथ चेंज हो रहा है लेकिन साथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो अब कलर चेंज नहीं होगा। जैसा कहते हैं रेड ग्रीन ये सारे कलर रिमेन सेम। कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ जी, सर अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो क्या होगा? हाँ डेंसर, मैं नहीं बताऊँ, ठीक है ना। डेंसर से आप किसमें जा रहे हैं, रेयर में, तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी,
कांस्टेंट। और देखिए अब यही चीज तो आगे आके पता चलनी है कि ये हमें वेव नेचर ये बताती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फिर वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है। इन द सेम मीडियम वेवलेंथ चेंज नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि ये मतलब हमें नीले रंग का आसमान नजर आता है क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका, ब्लू का है, ब्लू जरा स्कैटर हो रही है। अब अगर स्कैटरिंग से वेवलेंथ चेंज होना होता तो फिर ब्लू का वेवलेंथ क्या हो जाता, चेंज हो जाता, वो किसी और कलर में चला जाता, ऐसा नहीं हुआ। तो वेवलेंथ हमें ये कह रही है, जबकि आज हमने कॉम्पलेक्स इफेक्ट में ये देखना कि वेवलेंथ चेंज हो जाता है स्कैटरिंग में। कॉम्पलेक्स इफेक्ट यही है ना कि जब एक फोटॉन आके स्कैटर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी वेवलेंथ में क्या जाती है, इंक्रीज आ जाती है। बहरहाल ये आ गया हमारे पास एक, अगर रेयर से डेंसर में आएगा उसी तरह इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें कलर क्या रहेगा, सेम। कलर डिपेंड करता है कि अगर देखिए इस केस में क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू क्या है, एफ लैम्डा। तो V और लैम्डा चेंज हो रहे हैं, एफ क्या है, सेम है। क्या चेंज हो रहे हैं, V और लैम्डा चेंज हो रहे हैं, आपस में प्रोपोर्शनल है। एफ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और अगर हम सोर्स चेंज कर देते हैं, अगर किसको चेंज करें हम, सोर्स में कोई तब्दीली हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, और वी क्या रहती है, ये लाइट की बात हो रही है कि आप चाहे रेड लाइट यूज करें या ग्रीन लाइट, रेड लेजर यूज करें या ग्रीन लेजर, दोनों की स्पीड क्या होगी, वो सेम होगी। किसी भी मीडियम में स्पीड उसकी क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर आप रेड से ग्रीन पे आते हैं तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें कलर चेंज हो रहा है, सोर्स चेंज करने से कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि मेन जो प्रॉब्लम है वेव नेचर का क्वांटम नेचर के साथ, कि वेव नेचर ने ये कहा कि जब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है ना। ये 2009 में भी जो हमारा टेस्ट हुआ था, मुझे याद है कि उसमें उस वक्त एमसीक्यू नहीं होते थे, उसमें टॉपिक आते थे, उन्होंने कहा था राइट नोट ऑन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, बीपीएससी के एग्जाम में जाया हुआ था, ठीक है ना। रेडिएशन विद मैटर, इसको जरूर आप पढ़ें। इसमें क्या आता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट आता है, पेयर प्रोडक्शन आता है, ये सारे प्रोसेस हैं इसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक दो एमसीक्यू लाजमी आते हैं। तो अब ये चाहे कॉम्प्लेक्स इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जितने भी हम ये इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इन इफेक्ट्स में बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है वेव नेचर के साथ, कि जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहते हैं, लाइट फार करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यही है ना। अब डेफिनेशन से देखने की जरूरत तो नहीं है ना। Light, when the light of suitable frequency falls on the metal surface, electrons emit from that surface. This phenomena is called photoelectric effect, and the electrons are called photoelectrons. अब वेव थ्योरी हमें ये कहती है कि चूंकि अगर लाइट पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो वेव थ्योरी हमें ये कहती है कि आप लाइट को ज्यादा देर तक पड़ने दें। क्या ख्याल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो आने वाली, वो कहता है आने वाली वेव से ही, रेडिएशन से ही क्या कर रहा है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो बाहर आ रहा है। तो अगर वो एनर्जी उससे एब्जॉर्ब कर रहा है किससे, इन द कॉन्टिन्यूअस मैनर, तो फिर क्या होगा कि फिर अगर हम ज्यादा देर तक उसके ऊपर वो लाइट फॉल करें तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये जरूरी नहीं है कि वो रेड है, ग्रीन है, कौन सी है। वेव थ्योरी हमें ये कहती है, अब वेव थ्योरी को समझ लीजिएगा, वेव थ्योरी हमें क्या कह रही है। वेव थ्योरी ये कह रही है, वेव थ्योरी के एक्सपेरिमेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर हम लाइट को वेव समझते हैं तो वेव ने क्या करना है, उस सरफेस ने उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर। और अगर वो शुरू में एनर्जी उसने कम एब्जॉर्ब की है, विद टाइम वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ी देर के बाद एमिशन शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये है, वो कहता है कि अगर नहीं हो रहा आप क्या करें, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें। क्या करें,
इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर सेकंड वॉट हो गया और वॉट पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है? इंटेंसिटी जो वेव नेचर हमें कहती है, वेव नेचर के मुताबिक इंटेंसिटी क्या है? वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जाउल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी बाय द वेव थ्योरी। ठीक है। अब जिस तरह हमने कहा 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। अब 60 वाट की जगह 100 वाट का बल्ब यूज करेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। क्वांटम नेचर क्या कहती है? क्वांटम नेचर के मुताबिक इंटेंसिटी क्या है? क्वांटम थ्योरी हमें ये कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं अगर हम किसी वेव की, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब याद रखिएगा, वेव थ्योरी ये कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? देखिए एनर्जी तो बढ़ रही है, एक फोटॉन की एनर्जी HF है। आप 10 फोटॉन कर दिए तो कितनी होगी? 10 HF होगी। 20 फोटॉन कर दिए तो एनर्जी कितनी होगी? 20 HF होगी। तो एनर्जी तो हमारे पास क्या है? HF है। या अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, यानी आपके पास जो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी है वो क्या है? NHF है। क्या है? तो अगर हम मतलब इंटेंसिटी बाय क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी हमें ये कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से भी एनर्जी तो बढ़ जाएगी जो फॉल कर रही है। एक तो 10 फोटॉन आ रहे हैं तो 20 फोटॉन है, एनर्जी तो बढ़ जाएगी। अब वेव थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां आप बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं, और जहां एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, तो अगर एमिशन नहीं हो रहा, थोड़ी देर तक एमिशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एनर्जी जब बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए एनर्जी, वो उतनी एनर्जी उसको मिल गई तो बाहर आ जाएगा। शुरू शुरू में उसको उतनी नहीं मिल रही होगी, अगर ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो उससे एनर्जी उसकी पूरी हो जाएगी। अगर अगर वेव की फॉर्म में एनर्जी उसको अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है। अब अगर से मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं और बॉल्स को मैं दीवार पे मारता हूं, तो किसी एक जगह पे जाके एक बॉल लगना, ये फर्क है किसमें? क्वांटम नेचर में और वेव नेचर में। वेव नेचर क्या कह रही है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है अंदर, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। विद टाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए, क्या करने से? इंटेंसिटी को बढ़ाने से। जबकि क्वांटम नेचर हमें यह कहती है कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, वी आर सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। हम क्या कर रहे हैं? और एक फोटॉन में जाके एक इलेक्ट्रॉन से टकराना है। हमने फोटॉन की एनर्जी को तो छेड़ा ही नहीं, हमने फोटॉन की तादाद तो बढ़ाई है, लेकिन उन फोटॉन्स की इंडिविजुअल एनर्जी नहीं बढ़ाई। तो क्वांटम नेचर हमें ये कहती है इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? और अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक फोटॉन की एनर्जी क्या है? HF है। एक फोटॉन की एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बनाने से आप उनकी तादाद तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन एनर्जी को नहीं छेड़ रहे। अब अगर एक फोटॉन की एनर्जी 2 जूल है, से आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, वो 10 फोटॉन पे, 10 फोटॉन से कितने हो गए? 20 फोटॉन हो गए। लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी तो 2 जूल रही, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज की नहीं। अब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन।
अब देखिए एक आम तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, सीधा सा साफ सा तरीका है, पहले उसको समझ लें फिर हम उसकी मैथमेटिक्स जो किताबों के अंदर हम कर लेंगे। आम तरीका ये है कि ये आपके पास वो सरफेस है, मेटल है, से आपके पास सोडियम है, कोई भी है आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए से उसको 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या है? 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको सरफेस तक आने के लिए। आपने इसके ऊपर 10 फोटॉन भेजे हैं और हर फोटॉन की एनर्जी 4 जूल है, ठीक है। अब वेव ये तो कहती है आपने 10 फोटॉन भेजे हैं तो एनर्जी कितनी भेजी है? 10 × 4 40 जूल। तो इसको तो 5 जूल चाहिए निकलने के लिए, तो ये निकलना चाहिए इसको, क्योंकि वेव की फॉर्म में एनर्जी आ रही है। जबकि पार्टिकल नेचर क्या कहती है? वेव की नेचर में नहीं बल्कि ग्रैनुलर नेचर में आ रही है, दानेदार जैसे होते दाने आ रहे हैं, मतलब पैकेट्स आ रहे हैं। एक फोटॉन आगे एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, 2 फोटॉन आगे एक इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा सकते। बात समझ आ रही है? अब अगर आपके पास एक फोटॉन की एनर्जी तो कितनी है? फोटॉन आ रहे हैं, हर फोटॉन की एनर्जी कितनी है? 4 जूल है। आप चाहे हजारों फोटॉन भेज दें, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और यही एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि वो नहीं निकलेगा, चाहे हाउ एवर द लाइट इंटेंस में भी आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, एमिशन नहीं होता। एमिशन कब स्टार्ट होता है? वो कहता है फॉर अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। क्यों? कि फिर वो फ्रीक्वेंसी इसका जो इसको जो आने के लिए सरफेस तक चाहिए वर्क फंक्शन उससे मैच कर जाती है, मैच कर जाती है, निकलना शुरू हो गया। अब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अब अगर आप 10 फोटॉन से 20 कर देंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड जो है वो बढ़ते जाएंगे। क्या ख्याल, समझ आ गई बात? कितनी आई? थोड़ी समझ आई। मैं ये बात कर रहा हूं कि अब हर फोटॉन आ रहा है, हर फोटॉन के पास एनर्जी कितनी है? 4 जूल है, 4 जूल एनर्जी है हर फोटॉन के पास। जबकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 5 जूल। एक फोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन से टकराना है, क्वांटम नेचर हमें ये कहते हैं। क्योंकि अगर वो पैकेट्स आप एनर्जी लेते हैं या उसको आप क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स है, तो एक पार्टिकल एक से जाकर टकराएगा, ठीक है। और अगर वो टकराने के बाद उस एनर्जी को वो अब्सॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर पहुंच सकता है तो फिर तो वो निकल आएगा। और अगर इसके पास एनर्जी उतनी नहीं है फोटॉन के पास, फिर तो वो नहीं निकल पाएगा। जैसे यहाँ पर कितनी एनर्जी आ रही है? 4 जूल, उसको कितनी चाहिए? एमिशन नहीं होगा। अब आपने इंटेंसिटी तो बढ़ा दी, आपने 3 की बजाय 6 फोटॉन भेज दिए तो फिर भी एमिशन नहीं होगा। 20 भेज दिए तो इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, एमिशन सेम या उससे ज्यादा, ठीक है ना। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तादाद नहीं बढ़ा रहे बल्कि उनकी एनर्जी टोटल दोनों सूरतों में बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ाने से भी टोटल एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी टोटल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन फर्क कहां आ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ रही है। अब इस सूरत में होगा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इसकी एनर्जी आप 4 जूल से बढ़ाकर 6 जूल कर देते हैं, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? पूरी हो गई। अब 5 जूल उसको चाहिए और 1 जूल उसकी क्या बन गई? काइनेटिक। समझ आ गई? तो फिर मिशन पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी आप इनकी तादाद आप बढ़ाते हैं, तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे। यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर है, जो रिक्वायर्ड है उस मेटल के लिए, दैट विल चेंज मेटल टू मेटल एंड कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम दैट सरफेस। और सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हर मेटल के लिए अपनी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? ये भी तक मुझे याद है, मुझे ना बीएससी के बारे में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने फोटो सेल वाला एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें हम परफॉर्म करते होते थे। फोटो सेल का बकायदा मैंने ग्राफ भी बनाया था, आजकल तो पता है क्या हाल। तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, मदद साहब से खाने वाले प्रैक्टिकल लेना है, तो उन्होंने कहा कि आप वर्क फंक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? बाय द कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, कोटिंग ऑफ, फिर उन्होंने मुझे बता भी दिया था। तो कोटिंग ऑक्साइड्स
मेटल ऑक्साइड की कोटिंग करने से आप वर्क फंक्शन डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहां पे 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। एक प्रॉब्लम है इंटेंसिटी प्रॉब्लम, कौन सा है? दूसरा है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, और तीसरा क्या है? टाइम डिले प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। अब तीनों में क्या है, देखिए ये तीनों ऐसे प्रॉब्लम है जिनका जवाब देने से जो वेव थ्योरी है, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन है, वो कासर है, वो नहीं जवाब दे सकती इसका, फेल टू एक्सप्लेन दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन क्वांटम नेचर ने इनका जवाब दिया। ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि वेव थ्योरी ये कहती है कि मिशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। तो बेसिकली तो इंटेंसिटी है ना, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, शिद्दत कितनी इंटेंसिटी है, लाइट कितनी इंटेंस है, ज्यादा लाइट इंटेंस होगी तो मिशन पॉसिबल हो जाएगा। वेव थ्योरी ये कहती है। जैसे आप मतलब चूल्हे की आग तेज कर दे तो चीज जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है ना, वेव थ्योरी में ये कहती है। तो इंटेंसिटी वो कहते हैं कि जो मिशन है वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस तरह नहीं हुआ? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम डिले प्रॉब्लम। जो इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है, किससे? मेटल सरफेस से बाहर निकलता है, उसकी एनर्जी का कैसे पता चलेगा? उसके पास कितनी एनर्जी है, तो हम उसको रोकते हैं। तो बड़ा होगा आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे कहते हैं। अब पूरी थ्योरी तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा ना, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह ये चीजें आपको अपर से। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि हम उसके आपको इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहले क्या होता था, एनोड उसको क्या कर लेता था, खींच लेता था, करंट फ्लो करता था, वो डिटेक्ट हो जाता था कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हम क्या करते हैं कि उस एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं ताकि उसको क्या करे, रोके। अब वो पोटेंशियल जिस पर वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा वो क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का करंट क्या हो जाएगा? जीरो। जब करंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना, एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्यू डेल वी क्या होती है? तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फिर क्या आ गई? ई इंटू वी नॉट। क्या आ गई? वी नॉट यहां पे क्या है? वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है ये? हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इसमें होना ये चाहिए था कि जो वेव थ्योरी ये कहती है कि जब एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर निकला, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? इंटेंसिटी पे। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उससे निकलने से क्या होनी चाहिए? उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आप इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो ग्राफ ड्रा किया, जो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था, ग्राफ जो हमारा ड्रा हुआ कि इधर हमने क्या लिया? करंट लिया, किसमें? माइक्रो एम्पेयर में। क्या लिया? तो हमने देखा कि अगर हम कहते हैं ये हमारी एक इंटेंसिटी है ए और ये है इंटेंसिटी बी, इंटेंसिटीज हैं डिफरेंट। ये दोनों क्या है? इंटेंसिटीज है। ये इंटेंसिटी ये है, ये क्या है? और इंटेंसिटी बी जो है वो ज्यादा है किससे? इंटेंसिटी ए से। इस तरफ हमने करंट ले लिया, इस तरफ क्या ले लिया? हमने वोल्टेज ले लिया। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों यहां हमने क्या किया, देखिए एक ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ाई करंट बढ़ गया। लेकिन कौन सा करंट बढ़ा? जब फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, जब फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट पूरी थी, उसके बाद आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, जितने फोटॉन्स ज्यादा है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, करंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है दोनों का? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही।
दोनों इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ा। उनको ये था कि इसका ये जो कम इंटेंसिटी यहाँ आके इसका आएगी और ये ना दूर आके गिरेगी। एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, जो कम एनर्जी लेकर आ रहा है उसको रोकना आसान है, जो ज्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ऊपर से, आपने पहले 60 वाट का बल्ब लगाया था, फिर आपने 100 वाट का लगा दिया, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो है इंटेंसिटी प्रॉब्लम का जवाब वो नहीं दे सके, और इसका क्वांटम नेचर आसानी से जवाब दे दिया कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल एनर्जी तो बढ़ा ही नहीं रहे, और एक फोटॉन में जाके इलेक्ट्रॉन से टकराना है, तो इसलिए जितनी एनर्जी है वो उतनी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, उससे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। जब उन्होंने ग्राफ ड्रा किया, यही ग्राफ ड्रा किया करंट वर्सेस पोटेंशियल, है ना, एक आपने वो सर्किट बनाया ना, सर्किट में क्या किया आपने कि वो एक बैटरी लगाई हुई है, एक एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर करंट मेजर कर रहा है, आप उसको वोल्टेज दे रहे हैं, से उससे करंट, वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो पाथ कंप्लीट कर रहे हैं, उससे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब उन्होंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ ड्रा किया तो वो इस तरह से आया, ये F1 का है और ये किसका आया, F2 का है, और F2 जो है वो ज्यादा थी किससे। अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखा, क्या किया उन्होंने, यहां क्या चीज चेंज की, इंटेंसिटी। अब उन्होंने क्या चीज चेंज की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, लेकिन तादाद चेंज, तो निकल रहे इलेक्ट्रॉन उतने ही निकले, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी तादाद बड़ी है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तादाद उन इलेक्ट्रॉन की जो निकल रहे उतनी ही है, करंट तो सेम निकला दोनों के लिए, लेकिन एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो ज्यादा है। इससे पता चला कि जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी लेकर निकल रहा है, उसकी एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ना कि इंटेंसिटी पर। तो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं, ये भी उसी बात की ही एक्सप्लेनेशन है फिलहाल, समझा की बात। अब तीसरा जो ग्राफ बनता है, अब ये याद रखिएगा प्रॉब्लम हमारे कितने हैं, इंटेंसिटी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम और टाइम डिले प्रॉब्लम। अब उन्होंने जब ये दो ग्राफ ड्रा किए और उनको रिजल्ट यहाँ से क्या पता चला कि जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी E इंटू वी नॉट है, तो वी नॉट तो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, ना कि इंटेंसिटी के लिहाज से, लिहाजा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में डिपेंड कर रहा है, लिहाजा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। हाँ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब उन्होंने कहा चलो हम इस तरह करते हैं कि हम, क्योंकि हमने ये देख लिया कि निकलने वाले जो से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो हम उनका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का बना के देखते हैं। जो ग्राफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइफ फॉल की और उससे डिफरेंट क्या है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आए, उससे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, और उन्होंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या बनाया, ग्राफ बनाया। इस तरफ उन्होंने क्या ली, फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ क्या ली, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये ग्राफ वाकई क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। ग्राफ कैसा आया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम है, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, इसके यहां से वो निकलना शुरू होते हैं, या इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो निकलेंगे, अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वो निकलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 से शुरू की, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन इस काबिल हुआ कि सरफेस तक तो आ गया, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, आगे चल नहीं सका वो। इसके बाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती गई। इस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम क्या दिया,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, क्या नाम दिया? इसका मतलब ये है कि सरफेस तक आने के लिए उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? एच एफ नॉट। फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होती है फोटॉन की? एच एफ। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो आ जाता है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? एच एफ नॉट। तो एच एफ नॉट उसका क्या हुआ? वर्क फंक्शन, जो उसको सरफेस तक आने चाहिए। अब जो एनर्जी फाल कर रही है वो एच एफ है। वो क्या है? एच एफ है। और इसमें ये तीनों मैंने तरतीब से बना दिए। ये आपका पहला ग्राफ है, ये क्या है? दूसरा है, ये कौन सा है? ये तीसरा है। अब तीसरा ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि एमिशन इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, नॉट इंटेंसिटी डिपेंडेंट। एमिशन होना, इस प्रोसेस का होना किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी है उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाए तो बढ़ता जाए। जैसे नमाज पढ़ते हैं, नमाज की रिक्वायरमेंट वुजू है, क्या ख्याल है? अगर वुजू नहीं है तो आप नमाज के अंदर जितनी मर्जी किरत कर लें, जितना मर्जी खुलूस पैदा कर लें, खुलूस की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पूरी, उसके जो फर्ज हैं वो नहीं पूरे। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जो इस एमिशन का जो मकसद है या इस एमिशन का जो इसकी रिक्वायरमेंट है एमिशन का होना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, और लाइट चाहे फेड से फेड भी हो, जितनी मर्जी मध्यम हो, एमिशन होगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो चाहे वो आपकी 1000 टाइम्स however the light intense may be, जितनी मर्जी आप उसको क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन एमिशन नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड, हाँ, तो क्वांटम ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो इन एक्सपेरिमेंट तो ये है ना, इनसे क्वांटम की बातें तो क्या कर रही है? मैच कर रही है। एक तो ये फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम है टाइम डिले प्रॉब्लम। अब देखिए, मैंने शुरू में आपको बात की थी, आप देखें, आपने कैटल रखी है चूल्हे के ऊपर, आपने उसको गर्म करना शुरू किया है, तो उसमें क्या हुआ? वो शुरू में तो इतनी गर्म नहीं होगी, थोड़ी देर बाद उसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन हो रही है एनर्जी की। वे थ्योरी यही कहती है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता तो थोड़ी देर बाद निकल आएगा। पहली बात तो सही की, तो वो तो उसकी बात नहीं मानेगी, फेल हो गई। फिर उसने कहा अच्छा चलो, अगर निकलता भी है थोड़ी देर बाद निकलना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि आपने लाइट को बटन जैसे ऑन किया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा नैनो सेकंड्स के अंदर। अब एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि देयर इज नो टाइम डिले at that instant when light falls on the surface. If frequency requirements are fulfilled, then emission start at that instant. Foreign, no time delay. अब इसका जवाब क्वांटम नेचर ने क्या दिया कि वो कहता है कि नॉकिंग हो रही है, जस्ट क्या हो रही है कि आगे आता है वो नॉक आउट कर देता है उसको, उसमें तो कोई टाइम डिले नहीं चाहिए, जैसे कोलिजन होता है। अब फोटॉन आके देखिए, एक है वेव आ रही है, वेव आने में टाइम लगेगा, वेव आ तो जाएगी लेकिन उसको एब्जॉर्ब होने में शुरू में एनर्जी कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा, उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक पार्टिकल जाके एनर्जी ट्रांसफर करता है तो फौरन पटाखा होगा नहीं होगा? तो यहाँ से कोई चीज मारे हम दरवाजे के ऊपर जाके, जैसे वो चीज वहां पहुंचेगी आवाज आएगी नहीं आएगी। लेकिन वेव में क्या है कि अगर वेव जा रही है, वेव से आपने कोई एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो उसमें अगला जो इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट में टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है ना? उसमें टाइम डिले होगा। तो टाइम डिले एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया, लिहाजा इस बात के अंदर भी मतलब जो आपकी वेव थ्योरी है वो फेल टू एक्सप्लेन द टाइम डिले। तो अब ये हमारे पास तीन वजूहात थी मेन, जिसके ऊपर आकर क्वांटम नेचर जो है वो उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हुई, और जो वेव थ्योरी है वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अब ये जो ग्राफ देखिए, रिजल्ट तो हमारा, हमें ये रिजल्ट चाहिए था, ये ग्राफ तो हमारे इनिशियल थे, इनको देखते हुए हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। रिजल्ट हमारा ये है, तब हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, वो कितनी एनर्जी लेके निकलेगा।
उसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर। अब हम इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसके मुताबिक क्या है कि हमारे पास एच एफ वो लाइट है जो फॉल कर रही है, और एच एफ नॉट वो एनर्जी है जो उसको बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहां पर क्या आ गया, एच एफ नॉट इसको चाहिए, बाकी एनर्जी क्या बन जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या आ गया, एच एफ इज इक्वल टू इसको हम फाई भी कहते हैं, वर्क फंक्शन क्या कहते हैं, फाई भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या आया, वी नॉट ई। वी नॉट ई मैंने बताया कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो फिर वर्क आता है, एनर्जी आती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है। तो अब ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, एफ है। तो वाई एक्सिस पे अगर हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वैसे ही क्या हो रहा है, पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि हमारा ग्राफ ये वी नॉट और एफ के दरमियान है तो फिर भी ऐसा ही ग्राफ होगा, वी नॉट और एफ के दरमियान तभी ऐसा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी और एफ के दरमियान है तभी ऐसा ही होगा। अब अगर यहां से एफ निकालें हम, एफ क्या आ जाएगा, क्यों जी, फाई ओवर एच प्लस ई ओवर एच इंटू वी नॉट, या आप ऐसे कर लें इसको, अगर फाई की वैल्यू आप एच एफ नॉट यहाँ एफ नॉट आ जाएगा, तो ई ओवर एच इंटू वी नॉट प्लस एफ नॉट। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, या माइनस सी कर लें, तो जिसे आपने बताया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किस चीज की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें एम क्या स्लोप है, सी क्या वाई इंटरसेप्ट है, यहां पर सी क्या एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, और सी की जगह क्या एफ नॉट है। ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये एफ नॉट है, और एम क्या है, स्लोप है। यानी इसकी जो स्लोप है, अगर ये थीटा यहाँ पे है, इसका एंगल कितना बन रहा है, tan थीटा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यानी स्लोप इस ग्राफ की क्या होगी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये किसके बराबर आएगी, ई ओवर एच। यानी अगर आपने ग्राफ ड्रा किया हुआ है पोटेंशियल अपना वी नॉट और किसके दरमियान, हाँ, अगर ये ग्राफ है हमारे पास तो इसमें हमारे पास जो इसकी स्लोप है वो किसके बराबर है, ई ओवर एच के बराबर है। इस ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होगी, ई ओवर एच के बराबर होगी। अब टाइम डिले भी हमारा मसला उसका भी हल हो गया, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का मसला भी हल हो गया। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्या आई है, क्यों जी, एच, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ माइनस एफ नॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गई। और अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो
तो वो क्या होगी 2h इंटू एफ माइनस एफ नॉट ओवर m, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। और h यहाँ पे कौन सी हाइट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, हाइट नहीं है बल्कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। बच्चों को पढ़ा रहा होता है ना, मुझे याद है कि वो जब हम उसका निकालते होते हैं कि वो टाइम पीरियड नहीं निकालते उसका जियो उसका सैटेलाइट का जो लेयर का सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसका वो टाइम पीरियड आता है इस तरह, टाइम आता है उसका 50-60 सेकंड। उसको मिनट में करते हैं तो मैं कहता हूँ जब इसको 60 पे डिवाइड करो, 60 से कट गया तो 50 मिनट आ जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं ठीक है सर, क्यों भाई ऐसे है ना, क्यों 60 को 60 कैसे नहीं कर सकते। चलो, तो वो बच्चे ना, बच्चों की आदत होती है कि आप उसको पढ़ाते हैं उन्होंने यस सर कहना है, नो सर तो है ही नहीं ना, है नो सर नहीं है। इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा जाग भी रहे कि नहीं है कि एच कौन सी हाइट है, तो इसका मतलब पता है कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच की जो डायमेंशंस है वो किससे मैच करती हैं, एंगुलर मोमेंटम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एच की डायमेंशन किससे मैच करती है, एच की डायमेंशन, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम एल, कैपिटल एल जो होता है। जिस तरह इंपल्स और मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। अच्छा अब ये देखें कि अगर से ये क्वेश्चन आपको क्या बता रही है, इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें थोड़ा सा एनालाइज करें कि अगर जो है वो, अच्छा एक मिनट, अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है एफ जो है, एफ इज लेस देन एफ नॉट है। पहला केस ये है कि अगर हमारे पास एफ क्या है, लेस देन एफ नॉट है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो v क्या हो जाएगा फिर, हाँ इमेजिनरी हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्या ख्याल है, अगर f जो है वो f नॉट से क्या है, कम है, तो फिर v क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब नहीं निकल रहा इलेक्ट्रॉन, तो निकलता तो उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो तो निकल नहीं रहा। और दूसरे नंबर पे अगर हम कहते हैं कि f जो है वो इक्वल टू f नॉट है, तो फिर v क्या आएगा, 0। निकल तो रहा है लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो आगे मूव नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पे यदि वो इंसान जेल में होता है, उन्होंने मार मार के ऐसा बुरा हाल कर दिया, उन्होंने जाओ घर, वो घर जाने वाला था बेचारा, तो कैसे जाएगा। प्रोटॉन को वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया, तो सरफेस तक तो आ गया, आगे वो चल नहीं सकता, वो वहीं पे बैठा रहेगा, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे क्या है कि अगर एफ ज्यादा है किससे, एफ नॉट से, तो फिर वी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इस केस में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आएगा, और इसमें उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और करंट भी फ्लो करेगा। अच्छा अब ये देखिए सारे डिस्कशन से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, ये भी मैं थोड़ा नमाज के बाद डिस्कस करूंगा। एमसीक्यूज क्या बनेंगे, देखिए करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर। करंट किस पे डिपेंड करेगा, वी नॉट किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। तो ये सारे मतलब इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि अगर आने वाली लाइट की आपने वेवलेंथ डबल कर दी, आने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या कर दी, अब वेवलेंथ डबल करने से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अपना वेवलेंथ डबल करने से फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, एनर्जी उसकी हाफ हो गई, तो उसका निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू इस तरह के होंगे। तो डिपेंडेंस पहले हमें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे चेंज करने से क्या चीज चेंज होगी। तो ये सारा लेक्चर देने का मकसद ये था। अब उसके बाद एक तो चलें, ठीक हो गया। अच्छा ये नमाज के बाद ना इसको करते हैं शुरू, इंशाल्लाह दोबारा रीस्टार्ट करते हैं इसको, नमाज पढ़ लें। करंट का मैं ये बता रहा था कि जो करंट उसमें आएगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ज़ाहिर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी आने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, तो करंट डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर।
अपना इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी डबल करने से करंट डबल हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से क्या चीज चेंज होगी, करंट चेंज नहीं होगा, बल्कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सारी चीजें, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं क्लास में हूँ, जरा फिर बाद में कर लूँ, जब अगर अर्जेंट है तो बता दें। चले मैं करता हूँ। तो ये चीजें मैं भी कुछ एमसीक्यू अभी डिस्कस करवाता हूँ आपको, कल करीब बाद में मुकम्मल होने में। तो हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लिया से, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास कॉम्पोनेंट इफेक्ट है। अब कॉम्पोनेंट इफेक्ट का बेसिक जो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, और क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन में एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है, उसमें क्या है जो ग्राफ बनता है उसका रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनता है, वो स्पेक्ट्रम जो है जब हम वेव थ्योरी की डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर उसका जो फार्मूला है उसकी वजह से जो ग्राफ ड्रा करते हैं ग्राफ उससे मैच नहीं करता। और जब हम मैक्स प्लैंक थ्योरी की बेस के ऊपर जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी है, ठीक है ना, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की, इंटेंसिटी की जो डिपेंडेंस है या स्पेक्ट्रल रेडियंसी की जो डिपेंडेंस है, तो वो जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। तो लिहाजा वहां तो ग्राफिकली वहां क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि ग्राफ वहां से मिला, हमें एक स्पेक्ट्रम मिला किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ मिल गया हमें, तो जो बनता है वो, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रा करते हैं, वेव थ्योरी को लेकर बेस बनाकर ग्राफ ड्रा करते हैं, फार्मूले से ग्राफ बनेगा, और एक हम क्वांटम से बनाते हैं, तो क्वांटम वाला ग्राफ उससे मैच कर जाता है और वो दूसरा नहीं करता। वो जो रेले लॉ है, वीन्स लॉ है, मतलब उसमें वो हमें देखने पड़ेंगे। क्वांटम इफेक्ट के अंदर जो है हमारे पास ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है से हमारे पास ये टारगेट जो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए जो आपका जो फोटॉन है या जो लाइट है वो विजिबल भी होगी, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो उसके लो एनर्जी क्वांटा चाहिए, लो एनर्जी फोटॉन चाहिए जो कि विजिबल है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, विजिबल। किसके लिए चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा विजिबल से, किससे होगा, और इंफ्रारेड से भी हो जाता है। मैंने बताया ना, कोटिंग करेंगे हम उसकी, किससे, मेटल ऑक्साइड से कोटिंग करेंगे तो उससे वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम एनर्जी से भी वो क्या हो सकता है, लॉन्गर वेवलेंथ से भी हो सकता है, इंफ्रारेड से भी पॉसिबल है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पटन इफेक्ट की, तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए आपको एक्सरे फोटॉन चाहिए। कौन सा चाहिए, एक्सरे फोटॉन चाहिए। और पेड प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एयर प्रोडक्शन के लिए हमें गैमा रे फोटॉन चाहिए, हाईली एनर्जेटिक, ठीक है ना। फोटॉन की एनर्जी जो है, क्योंकि उसने दो, एक पॉजिट्रॉन और एक क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करना होता है, उन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी क्या हमने पढ़ी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो फिर जाके वो इफेक्ट होगा कौन सा, एयर प्रोडक्शन वाला, अदरवाइज एयर प्रोडक्शन नहीं होगी। तो बाद में ये कह रहा था कि कॉम्पलेक्स इफेक्ट में क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोटॉन आगे क्या करता है, लाइट करता है, उससे स्कैटर होता है, ये उसका वेवलेंथ है, स्कैटर होने के बाद ये उसका वेवलेंथ है, ये लैम्डा प्राइम है, लैम्डा प्राइम ज्यादा है किससे, लैम्डा से, इंसिडेंट वेवलेंथ से स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, इंक्रीज हो जाता है वेवलेंथ। यानी फोटॉन आ रहा है ना, फोटॉन आके इससे कोलाइड होता है, एक्सरे फोटॉन आकर किससे टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जब वो स्कैटर होता है तो उसके वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। इस इंक्रीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी वेव थ्योरी कि कैसे इंक्रीज हुआ, वेवलेंथ क्यों इंक्रीज हुआ, नहीं होना चाहिए था। स्कैटरिंग में वेवलेंथ इंक्रीज बाय वेव थ्योरी नहीं होता, लेकिन क्वांटम थ्योरी ने इसका बहुत आसान से जवाब दिया। क्या आसान जवाब दिया कि एनर्जी क्या होती है,
एच सी ओवर लैम्डा। अब जरा फोटान आया, फोटान जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, जब इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो स्कैटर्ड जो फोटान है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लिहाजा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ में। एनर्जी और वेवलेंथ में क्या है, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, इसकी जो कॉम्प्लेक्स शिफ्ट है वो कितनी आती है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ द एंगल थीटा या फाई जो भी कहेंगे इसको, हैं। अब ये थीटा अगर आपका 90 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर थीटा 180 है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2h ओवर एम नॉट सी हो जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी आपने देख लेना। एक तो इसमें कॉम्पन वेवलेंथ होता है, ये कॉम्पन की इक्वेशन है, तो इसमें ये डेल्टा लैम्डा बेसिकली क्या है, कि वही है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, तो कितना वेवलेंथ क्या हुआ, कितना वेवलेंथ इंक्रीज हुआ, ये चेंज इन वेवलेंथ, कॉम्पन शिफ्ट इसका है। अगर आपका थीटा 90 है, थीटा क्या है, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। और अगर थीटा 90 है तो cos 90 क्या होगा, 0। डेल्टा लैम्डा आ जाता है h ओवर, इसकी वैल्यू क्या आती है मेरे में, 2.43 10 टू दी पावर -12 मीटर या 2.43 पिकोमीटर, ऐसे गाल में ये देखना 90 पे आती है या 180 पे आती है। इस चीज को हम पता क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। क्या कहते हैं, एक कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के ऊपर आ जाती है व्हेन एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90। तो बात, जब थीटा 90 का cos 90 क्या होगा, 0। तो यानी कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास कॉम्पटन, ये वैल्यू फिक्स आ गई 2.43 पिकोमीटर। हाँ, थीटा 90 पे जब होगा तो देखा ये इसकी वैल्यू आती है, ये 6 है ना, ये कितना होता है 9.1, ये कितना 3 9 3 आर 27, ऊपर क्या है, हाँ तो 2 3 आर, तो ये ऐसे ही आती है, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहेंगे कॉम्पटन। मैक्सिमम के लिए हम कह सकते हैं 2h ओवर m नॉट c भी आ जाती है, तो वो डबल ऑफ द कॉम्पोनेंट वेवलेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द कॉम्पोनेंट वेवलेंथ हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कॉम्पोनेंट शिफ्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉम्पोनेंट वेवलेंथ, ये कॉम्पोनेंट वेवलेंथ है h ओवर m नॉट c कॉल्ड कॉम्पोनेंट वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब कितनी इंक्रीज आई है वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। सर ये थीटा क्या चाहिए, मतलब कौन सा एंगल है जिससे रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं या सरफेस से टकराती हैं? ये देखें, थीटा वो एंगल है जो स्कैटर्ड फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन के साथ बनाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है। जरा शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगी, स्कैटरिंग एंगल पे। अगर वो स्ट्रेट ही जा रहा है, स्ट्रेट या थीटा क्या होगा, 0, थीटा 0 1 माइनस 1 0, तो डेल्टा लैम्डा 0, लैम्डा प्राइम इज लैम्डा कोई जो है वो इंक्रीज वेवलेंथ में नहीं आएगी अगर यहाँ पे वो किसी एंगल के ऊपर स्कैटर नहीं होता। जब तक एंगल स्कैटरिंग एंगल नहीं आएगा तब तक कॉम्पोनेंट शिफ्ट नहीं आएगी। प्रोडक्शन में क्या है कि वो जो गैमा रे फोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में आगे वो टूट जाता है, यानी आपकी एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैस में। इसको आप क्या कहते हैं, अगर एंगल 0 आता है, अगर एंगल 0 आता है तब ये 0 हो जाएगा, अगर 90 आता है फिर तो होगा ना, फिर मैक्सिमम शिफ्ट होगा, ऐसे ना, मैक्सिमम चेंज होगा वेवलेंथ में। ये कॉस 180 -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2h ओवर m नॉट c हो जाएगा। ये मैक्सिमम कॉम्पोनेंट शिफ्ट कब आएगा, जब 180 पर वो स्कैटर हो जाएगा, वापस आ जाएगा टकरा कर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद ना आप ये चीज देखें थोड़ी सी, एक जो अमूमन क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि आपको एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ, एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब फार्मूला है, इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि किसकी एनर्जी है, किसी मैस वाले पार्टिकल की एनर्जी है या किसी मैस लेस पार्टिकल की एनर्जी है, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। से तो दोनों के लिए फार्मूले रहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि दोनों के ऊपर आपने ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा तो इसमें भी निकलता है उसमें भी निकलता है,
एक के लिए फार्मूला और है, दूसरे के लिए और है। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ सारी मैंने फोटॉन की है, इसलिए फार्मूला भी किसका लिखूंगा अभी, फोटॉन का लिखूंगा। फोटॉन का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। अब इसमें शॉर्टकट आपने बना लेना क्या, कि अगर h की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या पुट करें, 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा हमने यहां पुट कर दिया, तो ये 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 6 are 18 plus 1 19 into 10 to the power क्या आया, माइनस 26 या 1.989 इसको कर लें, ठीक है ना। या फिर मैं इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखूंगा, E is equal to 2 into 10 to the power minus 25 over lambda, और लैम्डा आप पुट करेंगे किसमें, मीटर में, तो आंसर किसमें आएगा, जाउल में। लैम्डा किसमें पुट करेंगे, मीटर में, तो आंसर किसमें आएगा, जाउल में। आपको लैम्डा मीटर में दिया हुआ है, आप यहाँ पुट कर दें, जैसा आपके पास आंसर आ रहा है। नैनोमीटर में दे दिया तो आप लिख देना से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कह देगा कि वेवलेंथ जो है वो से, वो कह देता है कि 200 नैनोमीटर है और उसकी एनर्जी क्या करें, फाइंड आउट करें। अब फार्मूला ये हमने दे देता, हमें वो जरूरत ही नहीं सारी चीजें कैलकुलेट करने की। जब ये फार्मूला हमारे पास होगा तो फिर हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 25, 2 into 10 to the power minus 9 minus 7 हो जाएगा। ये जाउल आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल, और ये हमारे पास 10 to the power minus 18 जाउल आ गया। क्या आ गया, 10 to the power minus 18 जाउल। आसानी से हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर इसी ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसी चीज को अगर आप इस तरह देखें कि अगर मैं इसको, ये था ना 2 into 10 to the power minus 25, इसको 1.6 10 to the power minus 19 पर क्या कर दो, डिवाइड, क्या ख्याल है, हाँ ये किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। अब ये बनता है, हाँ जी, ये 19 ऊपर चला जाएगा और ये तकरीबन आ जाएगा आपके पास, ये 1.6 है, ये 1.24 ऐसे आ जाता है से। पहले टू दी पावर क्या आ गया, माइनस 25 प्लस 19 माइनस 6, और ये क्या गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर लैम्डा। यानी लैम्डा अगर मीटर में करेंगे तो आपके पास ये आंसर है, अगर मीटर में करेंगे तो। अगर आप इसको नैनोमीटर बनाते हैं तो ये बन जाएगा 1240 या 43 भी बात दफा लिखते लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू दी पावर, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 9, ठीक है ना। ये अगर आप 3 डिजिट इधर ले गए तो ये माइनस 9 हो गया। और फिर लैम्डा अगर आप, ये तो मीटर में है ना से, अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो इसके साथ भी क्या आएगा, 10 टू दी पावर माइनस 9, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला ये बन गया कि 1240 ओवर लैम्डा, लैम्डा आपने किस में पुट करना है, जस्ट नैनोमीटर में पुट कर देना है, आप उसको चेंज नहीं करना मीटर में, ब्रैकेट में लगाने का मकसद ये है। तो ये आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। से क्वेश्चन इस तरह है कि वो कहता है कि उसका जो वेवलेंथ है वो 620 नैनोमीटर है, तो आप उसकी एनर्जी क्या करें, फाइंड आउट करें, ठीक है। अभी इंफ्रारेड है, तो क्या है, विजिबल है, विजिबल है, ये विजिबल फोटॉन की एनर्जी है। अब देखिए विजिबल फोटॉन की एनर्जी का आपको आइडिया हो जाएगा कि विजिबल फोटॉन की एनर्जी किस रेंज में होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी एनर्जी, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कौन सा होगा,
और अगर हजारों में होगी, एक्सरे का क्या वेवलेंथ होता है 10 एंगस्ट्रॉम, 10 into 10 raised to the power 10 raised to the power -1 एंगस्ट्रॉम 10 into -10 के ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। तो वो अगर पुट करके वहां से एनर्जी आ जाएगी तो उस वो एनर्जी होगी उसकी, तो उसमें क्या होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, कॉम्पलेन इफेक्ट। और अगर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, के पेड़ प्रोडक्शन। और मेगा क्या होता है, मेगा 10 raised to the power 6 यानी 10 लाख, मिलियन जिसे आप कहते हैं, मेगा और मिलियन एक ही चीज है ना, सारे लाए जाओ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए ना, अब ये हम से एनर्जी निकालते हैं, ये एनर्जी क्या है, किसकी है, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान है ना। तो अब इसकी अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो वो कितनी आती है, हमारे पास फार्मूला ये है ना कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेवलेंथ दिया नैनोमीटर में, डेप्थ, इस फार्मूले को यूज करते हुए पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गई, आंसर क्या आया, इलेक्ट्रॉन। तो कितनी एनर्जी आई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10 raised to the power क्या बनता है, 0, 0 1 होता है ना। तो 10 raised to the power 0 के ऑर्डर में अगर एनर्जी है किसकी, फोटॉन की, तो कौन सा इफेक्ट होगा, विजिबल में कौन सा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं लिख तो दिया कि विजिबल में कौन सा इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये रेंज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्सरे की, एक्सरे की, हाँ कौन सा, वो तो जॉल में निकालने के लिए है ना, नहीं मेंशन नहीं करेंगे वो, आप एमसीक्यू के आंसर देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जॉल में, मेंशन नहीं करेंगे, फिर दोनों में निकाल लें। हाँ, फिर आप वहां नैनोमीटर में नहीं डायरेक्ट पुट करेंगे, फिर आप लिखेंगे 620 into 10 raised to the power -9 मीटर, वहां मीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर एक्सरे, एक्सरे का क्या होता है, 10 raised to the power एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर होता है ना इसका वेवलेंथ। अगर हम इसकी एनर्जी निकालें, एनर्जी क्या होगी इसे, हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा 0.1 नैनोमीटर, क्या बन जाएगा 0.1 नैनोमीटर। तो ये क्या है आपके पास 1240 और क्या आ जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ख्याल है। तो ये बन जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ऑर्डर आया, 1000 का है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ गया। यानी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखिए यहां से चीजें निकल रही हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर है, एनर्जी किस ऑर्डर में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है तो कौन सा इफेक्ट होगा, अगर वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है, शाबाश, और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है, हैं? दिमाग को खोलो, दिमाग को। अब मुझे भी याद आया कि मैं जब क्लास में आया तो मैंने उसको पानी का कहा था, भूल गया ना पानी, क्योंकि मेरा ज़हन इधर आ गया। दिमाग को बंद ना करो, दिमाग को खोलोगे, ये है ऐसी चीज है, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो बढ़ेगी। देखो कोई चीज है ऐसी इस्तेमाल करने से बढ़ती है, हर चीज इस्तेमाल करने से कम होती है। एक ये है कि अल्लाह के राह में कोई माल खर्च करो वो बढ़ता है, और एक अल्लाह ने ये चीज अंदर बनाई है, इसको इस्तेमाल करोगे तो बढ़ेगी। अगर आपको ये टेंशन है कि मैं जब घर से आई थी तो ये 1 किलो का था, जब वापस जाऊंगी तो आधा किलो का रह जाएगा, तो ये टेंशन ना लो। इसको जरा खोले, इसके ऊपर ताले खोले। वो एक था ना, वो एक दुकानदार, तो उसके पास एक आया ग्राहक, उसने कहा कि मुझे जो है ना वो 2 किलोग्राम चीनी दे दें। क्या कहा उसने कहा वो छोटू वो डब्बा ले गया, वो डब्बा उठा के लाया, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था हरी मिर्च। उसने कहा साजी मैंने चीनी मांगी है, वो उसने निकाली थी तो उसमें चीनी। कहता यार बात ये है कि मक्खियां बहुत तंग करती हैं,
क्या आ गई है? हाँ, उसमें बाहर क्या लिखा हुआ था? हरी मिर्च, ताकि मक्खियां समझ आ रहा है ना, तो मक्खियां ना आए। तो हमने जहन को बंद नहीं कर, या उसको पानी का भी याद करो, पानी को पिला दूंगा। अच्छा, तो सर एक हाँ जी, क्वेश्चन है भाई? नहीं सर, वैसी बात है कि एक हद तक दिमाग काम करता है, उसके बाद सर में भी दर्द शुरू हो जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। एक हद तक दिमाग काम करता है। देखो वो बात इस तरह है कि दिमाग थक जाता है, फिर उसको सुकून दें, लेकिन फिर आप वो फ्रेश हो जाता है। अल्लाह ताला नींद एक ऐसी वो चीज बनाई है। अब रात आपको याद होगा कि मैंने 1 बजे असाइनमेंट सेंड की है। अब मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, वो अब मेरा इरादा था कि मैं असाइनमेंट सेंड करने के बाद सोल्यूशन भी लिखूंगा। वो कह रही पापा मैंने आपके साथ सोना है, आप जल्दी काम खत्म करो और आओ। तो मतलब ये है कि मैं 1 बजे सोया हूँ, सुबह फिर तो 400 चल, अभी 11:30 तक 400 चल। लेकिन ये है कि जब मैं मतलब रात को अगर आपने सो लिया, सोने के बाद जब उठेंगे तो ये दोबारा फिर फ्रेश होगा। ये अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई है। नींद अपनी पूरी करें, नींद अपनी टाइमली पूरी करें, नींद अपनी जो रात का पहला हिस्सा है उसमें पूरी करें, ठीक है ना। और काम करें दबा के, यकीन करें। मैंने देखा अगर आप काम दबा के करते हैं ना, ज़हन इधर उधर भी नहीं जाता। फारिग ज़हन जो है उसमें बहुत सारी सोचें आती हैं। टेंशन ना लें किसी चीज की, टेंशन तो बंदे को खत्म कर देती है। आप काम करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह रिवार्ड देगा उसका। काम करते रहे, ठीक है, शुक्रिया। मैंने बताया ना, मेरे साथ एक स्टूडेंट थी, मैं एमफिल के दूसरे सेमेस्टर में था, वो थीसिस उसका सबमिट हो रहा था। तो वो जो है कहती भाई मुझे ये वर्नियर कैलिपर तो समझाने कैसे इस्तेमाल करना है। अब देख लें, फिर हम ये हमारे 100 में से वही 35 नंबर आने हैं ना, 37 आने, 40 आने। चीजें यही होती हैं, चीजें कोई नई नहीं है। मतलब अब आप अपने को जब इन चीजों पे खपाएंगे ना तो अल्लाह ताला इनको खोल देगा। ये इल्म नहीं है, हुनर है। मैं कहता हूँ इल्म नहीं है, इल्म और चीज, इल्म कुरान और हदीस का है, ये हुनर है। और अल्लाह ताला ने जो फितरती निजाम बनाया है वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइंस फितरती निजाम को समझने में मदद देती है, और कुरान और हदीस जो है अल्लाह के कुदरती निजाम को समझने में मदद देता है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं यार हम मुसलमान हैं, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, और उधर हम करते नहीं है मेहनत कुदरती निजाम पे, और ना फितरती निजाम पे, ना हम उधर के, ना वो कह रहे आधे तितर आधे पटेर, ना दुनिया के ना आखिरत के। यकीन करें हमारा ये हाल है, ना हम दुनिया के ना आखिरत के, हम किसी तरह भी सीरियस नहीं है। कितने मुसलमानों ने अब पहले वो हमारे इस्लाम थे जो काम करके गया, देखो उन्होंने नमाजें भी पढ़ी हैं, उन्हें बातें भी की, अल्लाह को भी राजी किया, और दुनियावी एतबार से भी बहुत आगे थे नहीं, वो भी तो इंसान थे। तो थोड़ा सा हिम्मत करें, वक्त को जो है वो फिर सभा कहेगी मेरी तरफ देता है। अच्छा है, हाँ ये मैं करता हूँ इसको। अच्छा बात थोड़ी सी मेरी रह गई कि अब उसके बाद ये इसको हम खत्म करते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई इसमें। मतलब आगे फिर डी ब्रॉगले ने क्या किया, मैं ये सोचता था कि डी ब्रॉगले ने बेचारे किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन नोबेल प्राइज वो ले गया। क्या किया उसने कि अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा कि मोमेंटम ऑफ द फोटॉन क्या है, एच ओवर लैम्डा, ये फार्मूला किसके लिए था? हैं? डी ब्रॉगले ने पता क्या किया? डी ब्रॉगले ने ये किया कि लैम्डा को यहां ले गया और एच ओवर क्या कर दिया उसने, पी को इधर ले आया, और पी की जगह क्या क्या दिया उसने? अच्छा उसने सही किया, हम सारे कहेंगे सही किया उसने, लेकिन उस वक्त के लोग उसको सही नहीं कर रहे थे, वो गालियां दे रहे थे कि ये तूने क्या किया। क्यों? देयर इज अ लॉट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। हम कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं डिफरेंस क्या है? उस वक्त लोग मैथ्स वाली चीजों का तो नहीं समझते कि वेवलेंथ होगा, ये तो कॉन्सेप्ट नहीं था।
मैथ लेस चीज का तो वेवलेंथ समझ आता है। फार्मूला था फोटॉन के लिए, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकता है ये। अब सिर्फ उसने फार्मूला वही मैक्स प्लैंक का बनाया हुआ इस्तेमाल किया, सिर्फ उसने कहा दिया कि ये पार्टिकल्स के लिए भी हो सकता है, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसकी बात किसी ने मानी नहीं, फिर जाके डेविशन जर्मनी में पढ़ा तो कितने सालों के बाद जाके इसको प्रूफ किया है, और उसको जब प्रूफ किया तो फिर जाके उसकी बात लोगों ने तस्लीम की है। वरना कौन कहता है कि भी आप बहुत सारी बॉल्स, लेकिन लाइट फॉल करें तो आपका साया बन जाएगा, आगे पिक्चर बन जाएगी, सारी चीजें बन जाएंगी। तो अगर मैं कहूँगा बहुत सारी बॉल्स फेंकता हूँ, आपका फोटो बन जाएगा, ये बात अजीब लगती है ना। तो उसने यही बात की है। बाजार में क्या लग रहा है कि ये उसने कुछ भी नहीं कर किया, इसने तो पी उधर देगा, पी इधर को, लेकिन ये बहुत बड़ा उसने मतलब चेंज लेके आया। देखा इसी से क्या बनी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से प्रूफ हुई है तो इलेक्ट्रॉन की, वरना इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप बनाने का कौन सोचता है इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव शो करेगा, या इलेक्ट्रॉन भी जो है वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस करेगा, न्यूट्रॉन भी डिफ्रैक्शन करेगा। ये किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। उनके जो इफेक्ट्स हैं आगे यूज उनके फिर बाद में पता चले। तो अब ये फिर आपने क्या करना है, देखें अब डी ब्रॉगले ने ये फार्मूला आपने लैम्डा या आपने निकालने के लिए कब लगाना है, जब कोई पार्टिकल दिया हुआ हो, ठीक है ना, उसका मैस दिया हुआ है या उसका क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है एम वी, या इसको हम क्या कह सकते हैं एच ओवर क्या आएगा यहां पर मोमेंटम है पी इज इक्वल टू क्या आएगा पी स्क्वायर 2m के, तो ये आ जाएगा 2m के क्या है काइनेटिक एनर्जी। और ये ऐसे भी हो सकता है कि h ओवर, ये नजर आ रहा है हमको, इन फार्मूले जो ना ये बनते हैं कि ये पार्टिकल के लिए है, क्या बताया मैंने, h ओवर एम बी, ठीक है ना, या p की जगह क्या आ गया h ओवर एम बी, फिर क्या आ गया h ओवर 2m के, फिर क्या आ गया h ओवर 2m क्यू इंटू वी। वी क्या है पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं ना, जितना आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते जाएंगे उतना उसका वेवलेंथ क्या होता है शॉर्टेस्ट होता जाएगा, उतनी रेजोल्यूशन क्या है आपको ज्यादा मिलेगी, रेजोल्यूशन पावर उसकी बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास ये फार्मूले किसने दिए हैं, ये डी ब्रॉगले ने दिए। अब आपने क्या करना है, फार्मूला तो आपके पास है, एक तो सिंपल आपको मैथ दिए, इसमें पता चल गया मैथ बढ़ गया तो वेवलेंथ कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। एच तो वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब अगर हम ये फार्मूला ये इस फार्मूले को फोकस करें और हम ये ड्रा करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। आप सिंपल इसमें कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये वेवलेंथ ये आता है 12.3 ओवर v स्क्वायर रूट एंगस्ट्रॉम। अब जस्ट आपने क्या करना है, यहां उसका पोटेंशियल पुट करना है, बाकी फार्मूला बना बनाया भी, यहाँ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, यहाँ 6.60 10 to the power minus 34 पुट कर दो, ये चीज बन जाएगी। ऊपर आएगा 12.3 10 to the power minus 10, उसको एंगस्ट्रॉम कह दो। अब है एंगस्ट्रॉम, हाँ 10 to the power minus 10 ये आ जाएगा। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की पुट करनी है ना, इलेक्ट्रॉन का मैस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर यही चीज हम किसके लिए करें, प्रोटॉन के लिए, क्योंकि पोटेंशियल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। से उसने पोटेंशियल हमें दे दिया, वरना तो वेलोसिटी देगा हमें, फिर तो हम इसमें पुट करेंगे, फिर मैस भी साथ होगा, ये भी होगा। तो प्रोटॉन के लिए ये फार्मूला क्या बनेगा 0.286 v अंडर रूट, प्रोटॉन के लिए हो गया। अगर ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के लिए ये बनेगा 0.202 और अल्फा के लिए
बनेगा 0.101। इसको मैंने जस्ट 2 पे डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो मास आएगा वो क्या होगा, उससे वो 2 टाइम वो ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का अंडर 2 और 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा। अगर थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसको यानी उसके टेम्परेचर सही होगा। तो बहरहाल ये हमारे पास फार्मूला है किसके लिए, ये आपने कहा ये बेसिकली क्या है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। इसको प्रूफ किया डेविशन जर्मन ने। डेविशन जर्मन भी आप पढ़ लेना, क्या किया उसने। डेविशन जर्मन में क्या हुआ था सर इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग करवाई थी। हैं? सर स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, करवाई थी। निकल क्रिस्टल था गालबन, उससे स्कैटरिंग की, या उसको फिर जाके डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, कितने अपना डिफ्लेक्ट किया उसको, और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्लेक्शन के लिए उसने एंगल नोट किया, ठीक है ना, और वो कितना आया था, मतलब 65 डिग्री एंगल आ गया हमारे पास, उसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्लेक्शन मिली। तो वो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा से उसने उसकी वेव नेचर का लैम्डा निकाला, और फिर वही उसने इस फार्मूले में उसका पोटेंशियल जो दिया उसको, वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पुट किया, उसका चार्ज मैच पुट किया, तो ये वेवलेंथ भी उतना ही निकला, 1.65 10 टू द पावर जो कुछ निकला था, ठीक है ना। तो इसमें दोनों थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली, एक है डी ब्रॉगली ने कहा भी इतना पोटेंशियल देंगे तो ये वेवलेंथ बनेगा, एक उसने एक्सपेरिमेंटली क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। जब दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसका मतलब है कि वो जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था वो प्रूफ हो गया बाय डेविशन एंड जर्मन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है फिर आपने, वो पढ़ना है? हाँ, डेविएशन जर्मन पढ़ना, लिख लें, डेविएशन जर्मन पढ़ना है आपने। हाँ, भावे मिला, पहले क्यों मिलेगा जब प्रूफ ही नहीं किसी ने किया है। अच्छा चलें, अब इस तरह है कि जो एमसीक्यूज हैं, तो 2 मिनट मुझे और दें बस, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वही तो है, वहां आप लैम्डा निकालते हैं ना, तो वहां के लैम्डा में और इस लैम्डा में फर्क है। वहां वो फार्मूला जो था ना, E = hc लैम्डा, जिसमें आपने कहा था, उसमें अगर लैम्डा किसमें दिया हुआ है, मतलब आपको एनर्जी को दे देता है किसमें, यहाँ पे कितना था 1240, और यहाँ पे एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किसमें आ जाएगा, नैनोमीटर में। अब ये फार्मूला किसके लिए है, फोटॉन के लिए, और अगर इसमें एनर्जी देगा, ये एनर्जी अगर आप यहाँ पुट करेंगे, तो ये किसके लिए, मैथ वाली चीजों के लिए। ये मैं कह रहा था, ये ना हो कि उसने कहा हो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आप 120 यहाँ पुट किए करें और वेवलेंथ निकाल दें, क्या ख्याल है, ये बात कर रहा था मैं। तो उसने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है, तो आप इसमें पुट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ये किसके लिए फार्मूला, फोटॉन के लिए है, ठीक है। एनर्जी तो वो भी है, हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये यूज करेंगे, जो मैथ वाली चीजें उनके लिए ये यूज करेंगे। जो न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मतलब वो क्या होते हैं, पाइऑन शाइऑन होते हैं, मतलब ऐसे पार्टिकल जो मैथ लेस है, उनके लिए आप ये यूज करें। ये मैथ के लिए, हाँ बिल्कुल। वो कह दे कि रेडियो फोटॉन है, वो कह दे माइक्रोवेव फोटॉन है, वो कह दे इंफ्रारेड फोटॉन है, वो कह दे एक्सरे फोटॉन है, एक्सरेज की बात कर दे, गैमा रेज की बात कर दे, अल्ट्रावायलेट की बात कर दे, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करें, ठीक है। किसी पार्टिकल की बात करेगा तो ये बात, ई की वजह से होता है, हाँ। ई दिया होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दिया होता है उसको नैनोमीटर में, वो निकाल लेंगे एंगस्ट्रॉम में या जिसमें भी। ये यहाँ पे ना एंगस्ट्रॉम में लिखा है, ये नैनोमीटर, नैनोमीटर इनमें एंगस्ट्रॉम।
अच्छा अभी एक तो देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। वर्क फंक्शन की रेशियो दी हुई है और वेवलेंथ की रेशियो फाइंड आउट करनी है। वर्क फंक्शन की रेशियो दी हुई है और किसकी फाइंड करनी है? वेवलेंथ की। तो ज़ाहिर हमारे पास क्या होता है, यानी उसने वर्क फंक्शन दे दिया, यानी फाई 1 ओवर फाई 2 उसने कह दिया कि वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसने कहा कि लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 क्या करें, फाइंड आउट करें। क्या ख्याल है? वर्क फंक्शन की रेशियो दे दी या वैल्यूज दे दी और उसने क्या कहा कि वेवलेंथ की रेशियो मालूम करें। अब वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एच एफ नॉट एच ओवर सी, एच सी ओवर लैम्डा। तो यहां से क्या पता चला कि वर्क फंक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो सिंपल आपने क्या लिखना है कि लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू फाई 2 ओवर फाई 1, यानी 5.5 ओवर 2.3, तो क्या आ जाएगी 2 ओवर 1 से 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, इसी तरह इसमें देखा वो स्लोप पूछी हुई है, मैंने बताई है आपको। कहते हैं कि एनर्जी, व्हाट एनर्जी शुड बी एडेड टू द इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि आप कितनी एनर्जी ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन में मजीद, तो इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो 10 टू दी पावर यानी कि -10 मीटर से डिक्रीज होकर क्या हो जाए 0.5, यानी मतलब आधा रह जाए, हाफ हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है वो क्या हो जाए 10 टू दी पावर -10 मीटर टू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर हो जाए। तो आप क्या फाइंड आउट करें कि कितनी आप उसको एनर्जी देंगे, कितनी एनर्जी देने से उसका वेवलेंथ आधा हो जाए। ये आधा हो गया ना, फिर नहीं, क्योंकि ये 1 इंटू 10 टू दी पावर -10 है और ये क्या है 0.5 इंटू, तो आधा हो गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, अभी मैंने बताया एनर्जी का फार्मूला क्या था वेवलेंथ का, एच ओवर क्या था 2m के, मतलब आप ई कह देंगे के कहते जो कि इसको। अब देखिए अगर आप इसको हाफ करना चाहते हैं तो इसमें कितनी एनर्जी ऐड करेंगे? वैसे अच्छी बात है, मुझे समझ आई इस क्वेश्चन की। अब देखिए ना, आप एनर्जी अगर 4 टाइम कर दें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ई प्राइम 4e हो जाए तो लैम्डा प्राइम क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये भी चीज आपने याद रखनी है। उसने इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने कहा व्हाट एनर्जी शुड बी एडेड, तो बताएं, कोई बताएगा? 3e ऐड करेंगे, शाबाश। देखा ना, ये मेरे इलाके की है, उसको जवाब भी आते हैं सारे हैं। तो ई तो पहले है, तो 4e पर जाके क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। तो चलो आप 3 टाइम एनर्जी उसकी जितनी है उसको 3 टाइम उसकी एनर्जी के क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। यानी डेल्टा ई क्या आएगा फिर, वो 4e माइनस ई क्या आ जाएगा, 3e आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि फोटॉन ऑफ एनर्जी, ये तो आसान है। कहता फोटॉन की एनर्जी, क्वेश्चन क्या है, फोटॉन एनर्जी
हमारे पास कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इंसिडेंट मेटल जिसका वर्क फंक्शन जो है वो फाई कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम करें। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है, तो क्या मालूम करें स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4 - 2, 4 आ रहा है 2 तो उसको क्या लगेगी वर्क फंक्शन है ना 2 तो उसको सरफेस तक आने के लिए लगेगी। वर्क फंक्शन क्या था इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए सरफेस तक आने में 2 तो वहां खर्च हो गई, बाकी कितनी बची। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका ये होता है कि आपने जो इंसिडेंट एनर्जी है उसमें से आपने वर्क फंक्शन को क्या करना है माइनस, ये आपकी ई है जो जिससे फाल हो रहा है। अब ये 4 है, ये कितनी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। और ये क्या होता है, ये होता है V नॉट ई, ई तो इसे क्या हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। चलो ये मैंने असाइनमेंट आपको फिर सेंड कर दूंगा, इसकी टाइम भी काफी हो गया, ऊपर 10 मिनट हो गया, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। सर ये जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक जो आपने परसों पढ़ाया था, ये हाँ, किसी अच्छी बुक में बहुत अच्छा लिखा हो, एक्सप्लेन किया हो, है कोई बुक? इक्विलिब्रियम वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह, जी सर, वो जो टेंशन वगैरह मतलब कैसे फाइंड करते हैं वो अच्छे से समझ नहीं आया। ये आप ना ये उस समय टाइम कम था तो मैं भी ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सका। मैकेनिक्स ये जो है ना मैथ मैकेनिक्स जो है बीएससी की मैकेनिक्स है, इसकी एसएम जी जी सर, इसकी है वो बीएससी में जो डबल मैथ लोग पढ़ते हैं ना मैकेनिक्स की बुक है, उसमें ये सारे दिए हुए वहां पे कि लाइट इस तरह लगी पढ़ी हुई है मैंने, और मेरे मेरे हाँ जी सर उस वक्त बहुत अच्छे से आती थी, पढ़ी हुई है। उस वक्त मेरे 95 मार्क्स थे 100 में से, उसमें से हाँ अब नहीं आती। तो थोड़ा देख लेना एक दफा, आप पढ़ेंगे ना तो आप और पहले आप नंबरों के लिए पढ़ते थे इसलिए भूल गया, आप सीखने के लिए पढ़ेंगे फिर याद रहेगा, ठीक है उसको देख लें, उसमें ये सारी चीजें हैं। हाँ चलें ठीक है, फिर इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।